बाकी सब तो ठीक है आंटी जी। आपको थोड़ा सा सर्दी जुकाम लगा हुआ है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ और साथ में कुछ क्या कहते हैं खाने पीने के लिए परहेज बता दे रही हूँ। आप वैसे ही खाना खाइएगा और मेरी दवाइयाँ टाइम से लीजिएगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, तू भी ना मेरे बेटे की तरह ही बातें कर रही है मुझसे कि आपको कुछ नहीं हुआ है लेकिन सर्दी जुकाम हुआ है। अरे सर्दी जुकाम कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है, बुढ़ों को भी हो जाता है। सर्दी जुकाम अपना जब सीजन सही हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तू भी ना मेरे बेटे की जैसी ही बातें करती है। एक बार ना मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। अपने पोता पोती का मुंह देख लूंगी ना तो मैं एकदम हंसने खेलने कूदने लगूंगी। देखना तुम, मैं एकदम से जवान हो जाऊंगी, जवान। अब सर्दी जुकाम खाम के लिए मुझे दवाइयाँ मत बता, और साथ में ये खाने पीने का परहेज क्या है ना, उम्र बीत रही है मेरी, अब भी नहीं खाऊंगी तो फिर भला कब खाऊंगी। आंटी जी, बात तो आपकी ठीक है कि सर्दी जुकाम कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर ये एक हफ्ते से ज्यादा रहेगा ना तब ये धीरे धीरे करके ना आपके शरीर की पावर, एनर्जी सबको खत्म कर देगा। मेरे कहने का मतलब है शक्ति खत्म कर देता है शरीर की, और धीरे धीरे ना शरीर कमजोर होने लगता है। और फिर अभी आपको अपने पोता पोती को गोद में खिलाना है कि नहीं, तो गोद में खिलाने के लिए दादी का स्वस्थ होना तो जरूरी है ना। और खाने पीने में भी ज्यादा परहेज नहीं बता रही हूँ मैं, बस आपको ठंडा खाना नहीं खाना, चावल नहीं खाना, दही नहीं खाना, ठंडे आइटम नहीं खाने हैं, और साथ में कुछ तला भुना, ज्यादा मिर्च मसाले वाला। देख, अब तो ये मेरा तला भुना मत बंद करवा। मेरा तो बड़ा मन था समोसा खाने का, रोजी को बोलकर समोसे बनवाने ही वाली थी, लेकिन अब तो मेरा तला भुना ही बंद कर देगी तो मैं कैसे खाऊंगी, कैसे खुश रहूंगी। खुश रहने भी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए इंसान को अपने मन का करना चाहिए। बहुत समय से मेरा मन था समोसे खाने का, लेकिन तू मेरी बात सुन ही नहीं रही है। तू तो मेरा तला भुना मसाला सब बंद करवा दे रही है। सादा सादा उबला हुआ खाना मैं कैसे खाऊंगी। तू एक बार बोल कर चली जाएगी और ये रोजी जाकर मेरे बेटे को बोल देगी, और उसके बाद तो फिर मेरा अच्छा खाना खाने का मन कभी कभी नहीं पूरा होगा मेरा। आंटी जी, आप भी ना एकदम छोटे बच्चे जैसी जिद करती है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके लिए ना एक दिन की रियायत देती हूँ। हर हफ्ते संडे के दिन आपको जो अच्छा लगे आप वो खा लेना, लेकिन थोड़ा लिमिट में, और सिर्फ उतना ही जितना आपको नुकसान न करे। ठीक है, 1 या 2 समोसे, ठीक, उससे खा के आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप ठीक है, पर इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करिएगा, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ। आपकी सेहत देखना ना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रोजी दीदी, आप आंटी जी को ना खाना गर्म करके दीजिएगा। जितनी भी बार आप इन्हें दवाइयाँ खाने के लिए खाना देंगी उतनी बार भी इन्हें खाना गर्म करके दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो ताज़ा और अच्छा खाना बना कर दीजिएगा, गरम गरम, और ज़्यादा गर्म भी ना हो, थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए। बहुत गर्म खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। मैं दवाइयाँ जो दे रही हूँ वो आप इन्हें समय से देती रहिएगा। मैडम, पर क्या करूं, आज तो सिलेंडर ही खत्म हो गया। सर की आज मीटिंग है तो आज मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? मैं तो फ्रिज से ऐसे ही खाना निकाल कर मैडम को दे देती। अब लेकिन मैं क्या करूं डॉक्टर साहिबा, मैं कैसे क्या करूं? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। आप कह रही हैं आंटी जी को गर्म खाना देना है, अब मैं क्या करूं? अरे तो इंडक्शन चला लीजिए, इंडक्शन ना हो तो छत पर चूल्हे जला लीजिए। मैंने अभी बाहर आते हुए देखा है आपके गार्डन में काफी सूखे पेड़ों की डाल पड़ी हुई है, उन्हीं डालों से आप लाकर चूल्हा जला लीजिए अपनी छत पर और वहाँ पर खाना गर्म कर लीजिए। बस गर्म ही तो करना है, कितना समय लग जाएगा उसमें। पर आंटी जी की सेहत के लिए ना ठंडा पानी अच्छा है और ना ही ठंडा खाना। क्या कहा तूने? चूल्हा? चूल्हा? तुझे चूल्हा जलाना आता है? तुझे चूल्हे के बारे में पता है? और क्या क्या आता है तुझे? तू खाना बना लेती है? अच्छा एक बात तो बता, तेरी शादी हुई है या नहीं? हाँ, तू अभी कुंवारी है? क्या नाम है तेरा पूरा? अरे डॉक्टर ने अपना नाम तो बता। आंटी जी, आप तो इतना उछलकर बेड से नीचे आई कि मुझे लगा कि क्या ही खुशखबरी मिल गई आपको। आप तो इतना खुश हुई जैसे कि मैं आपकी अपनी बेटी ही हूँ और मैंने कोई झंडे गाड़ दिए हो कहीं पर। चूल्हा जलाना कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो गांव से ही हूँ। मेरे मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तो एक एक्सीडेंट में, तब मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और उनके साथ मैं गांव में ही पली बड़ी हूँ और मैंने कई सालों तक चूल्हे पर खाना बनाया है अपनी दादी के साथ। तो मुझे चूल्हा जलाना आता है, मुझे चूल्हे के बारे में सब कुछ पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई।
अच्छा, और क्या क्या आता है तुझे? और तेरी शादी तो अभी नहीं हुई है ना? तेरा पूरा नाम क्या है? अपना नाम तो बता। अरे आंटी जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। मेरा नाम आकृति है, डॉक्टर आकृति। और मुझे सब कुछ बनाना आता है, जितने भी भारतीय खाने होते हैं सब कुछ। और लगभग हर किसी को आता होगा दाल चावल सब्जी रोटी बनाना। और मैं ना अच्छा से अच्छा खाना बना सकती हूँ, स्वादिष्ट और हेल्दी भी। ठीक है डॉक्टर आकृति, तो डॉक्टर आकृति, तुम्हारी अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना? अरे नहीं नहीं आंटी जी, अभी मुझे जिंदगी में इतना समय ही नहीं मिला। पहले पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, उसके बाद अब सरकारी नौकरी है मेरी। अपना टाइम से हॉस्पिटल जाना, टाइम से आना, तो मेरे साथ कहाँ ये सब पॉसिबल है। हाँ, अभी जिंदगी में आगे देखा जाएगा। अरे तो डॉक्टर आकृति, क्या तू मेरे बेटे से शादी करेगी? मेरा बेटा ना प्रशासनिक अधिकारी है, वो भी सरकारी नौकरी वाला है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। तू ना उससे शादी कर ले, मेरे घर की बहू बन जा। मुझे ना तो तेरी जैसी ही बहू चाहिए थी। हाँ सच में। मेरा बेटा ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। धत तेरी की माँ भी ना, माँ आप भी ना। डॉक्टर आकृति, आई एम सो सॉरी। माँ भी ना, माँ आप भी ना। क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैंने हाँ की है शादी के लिए, तो क्या आप ऐसे ही लड़कियां ढूंढना शुरू कर देंगी मेरे लिए? हाँ, अरे माँ कुछ सोचा करो, उन्हें बुरा लग सकता है ना। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आकृति। ये तो हाँ की है, तो मैं लड़की भी तो ढूंढ कर दे रही हूँ। इतनी अच्छी और प्यारी लड़की है ये। मुझे तो बहुत पसंद है। बस तुम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लो और जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो कि तुम दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ना ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर आकृति, तुम्हें कम से कम मेरा इलाज नहीं करना पड़ेगा फिर। हाँ सोच लो तुम, तुम्हारा एक मरीज तो कम हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारी मरीज से तुम्हारी सास बन जाऊंगी। माँ भी ना। चलिए डॉक्टर आकृति, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ, चलिए प्लीज। आई एम सो सॉरी माँ के बिहेवियर के लिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या कहती है रोजी? दोनों बच्चों की जोड़ी अच्छी तो लग रही थी ना? मुझे तो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में एक दूसरे के। बस जल्दी से ये रिश्ता हो जाए, देखना तू। मैं ना मिठाइयाँ बंटवाऊंगी, मिठाइयाँ। हाँ माँ जी, हाँ बिल्कुल। पर अभी ना आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। आप पहले अपनी दवाइयाँ ले लीजिए, क्योंकि कोई भी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आपको स्वस्थ होना भी तो जरूरी है। तो देखना, एक बार मेरे बेटे और मेरी बहू मतलब आकृति की शादी हो गई ना, फिर तो मैं ठीक वैसे भी हो जाऊंगी। वैसे भी जिस घर में डॉक्टर नहीं रहेगी, उस घर में बीमारी थोड़ी ना रहेगी। आई एम सो सॉरी डॉक्टर आकृति, मैं क्या ही कहूँ माँ को। माँ अक्सर ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कर देती हैं सबके साथ। आई एम सो सॉरी, आप प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, माँ है वो। हाँ ठीक है, इट्स ओके। आप बेकार में ही माफी मांग रहे हैं, मैं समझती हूँ। आपकी माँ के बारे में आपको भी सोचना चाहिए। आपकी शादी कराने के लिए वो काफी डेस्परेट है, और आप है कि अपनी माँ को टाल रहे हैं। इसी वजह से वो इतना ज्यादा खुश हो गई है और इस तरीके से लड़कियां ढूंढ रही हैं। एक माँ की चिंता अपने बेटे के लिए ना स्वाभाविक है, इसमें कोई माफी मांगने वाली बात नहीं। वैसे अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो फिर उससे शादी कर ही लीजिए। क्यों अपनी माँ को इतना परेशान कर रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही शादी नहीं करना चाहता था अभी। वैसे आपकी माँ कह तो सही रही थी, आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी मिल गई है आपको, अब आपको और क्या चाहिए अपनी जिंदगी से? या तो कोई गम हो इंसान को, तब वो रिश्ते में आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता, या तो फिर सब कुछ अगर ठीक है तो आपको अपनी माँ को की बात मान लेनी चाहिए। मुझसे ना सही, मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी चॉइस नहीं हूँ, पर चलिए कोई तो होगा जो आपकी चॉइस होगा। मुझसे ज्यादा बेहतर, मुझसे ज्यादा खूबसूरत। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है? मैं पसंद हूँ आपको? नहीं। और तो मतलब मुझसे ज्यादा खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में, और आपको मैं पसंद नहीं हूँ। सही बात है, मैं किसी को क्यों पसंद आऊंगी भला? मुझ में ऐसी कोई खास बात ही है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ओह, तो मतलब मैं पसंद हूँ आपको। तो ऐसा बोलिए ना। नहीं, अब मैं क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। 45449844। जी, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। आपको दे रही हूँ, जिससे अगली बार आपको हॉस्पिटल फोन करके मुझे ना बुलाना पड़े। आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। बाय।
सुना नहीं तूने? मैंने इतनी देर से तुझसे क्या कहा? उठ और तैयार होकर जा, अपने काम पर जा, समझी? आज शाम को मेरी दोस्तों के साथ पार्टी है। मुझे मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, और अगर तूने मुझे लाकर नहीं दिए ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। इसी शर्त पर मैंने तुझे काम धंधे के लिए भेजा था बाहर, इसलिए नहीं कि जाकर घूम फिर कर अय्यासियां कर, और जब मुझे जरूरत हो पैसों की तो घर में लेट जा। हालत देख रहे हो तुम मेरी, हालत देख रहे हो। कल रात तुमने मुझे इतना मारा, मुझसे उठकर चला फिरा भी नहीं जा रहा है, ऊपर से तुम मुझे ऑफिस जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूं बस इसीलिए है मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़रूरतों का क्या, मेरी ख्वाहिशों का क्या? कभी तुमने कुछ सोचा है? तुमसे तो शादी करके मैंने गलती कर दी। मेरा सबसे गलत फैसला था तुम्हें चुनना। हाँ तो तू मार खाती है ना अपनी हरकतों की वजह से। जब ऑफिस 5 बजे छूटता है तो 5:30 बजे घर क्यों आई तू? 15-20 मिनट का रास्ता है ना, 5:20 तक घर नहीं आ सकती थी? 10 मिनट कहाँ क्या कर रही थी? कहाँ गुल खिला रही थी? तो तुझे मारू नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? तुझे मारा जिससे तुझे हमेशा याद रहे, समझी? और अब चुपचाप से ऑफिस जा, ये नौटंकी बघारना ना बंद कर दे, समझी? मैं ना तुझे अच्छे से जानता हूँ। मुझसे शादी करना तुझे गलत फैसला लग रहा है? अरे गलत फैसला लगेगा ही, दिन ब दिन लगेगा, क्योंकि तुझे ना आदत हो गई है अलग अलग जगह मुंह मारने की। एक आदमी एक पति के साथ रहने वाली औरत ही नहीं है तू, चरित्रहीन कहीं की। अगर मैं इतनी ही नापसंद हूँ तो छोड़ दो मुझे, जाने दो, आजाद कर दो मुझे। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से बेहतर है ना कि मैं अकेले अपनी जिंदगी गुजार लूं। जो गलत फैसला मैंने किया है ना, उसका पछतावा मैं जिंदगी भर करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे मुक्त कर दो तुम। अच्छा, तो अब ये प्लानिंग निकाली है तूने, मैं तुझे छोड़ दूं जिससे तू जाकर अपने यारों के साथ गुलछर्रे उड़ा सके। तेरी वजह से मैंने अपना परिवार खो दिया, अपने डैड को खो दिया। इतने महीने हो गए और उन्होंने आज तक मुझे याद नहीं किया। तेरी वजह से अपने घर से दूर रह रहा हूँ, और तू चाहती है मैं तुझे छोड़ दूं? ऐसा ना अब इस जिंदगी में संभव नहीं है, समझी? और चुपचाप से ये अपना मुंह इसको रंगाई पुताई करके ना चुपचाप से ऑफिस जा, और अपने ऑफिस से 10,000 रुपये लेकर आना एडवांस अपनी सैलरी में से। मुझे आज पार्टी करने जाना है शाम में, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर तू अच्छे से जानती है कि फिर क्या होगा। और हाँ, जाने से पहले खाना बनाकर रख कर जाना, समझी? तुमसे शादी करने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं इस भूल को कभी नहीं सुधार पाऊंगी। मैंने अपनी जिंदगी में अपना सब कुछ खो दिया, बस एक तुम्हारे प्यार पर भरोसा करके। काश उस समय मैंने तुम्हारे लिए हाँ न की होती तो आज मेरी ये दुर्दशा न होती। अरे डॉक्टरनी, स्वागत है तुम्हारा मेरे घर में। मैंने तो शुरू से ही जान लिया था कि तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। तुम्हें देखते ही मैंने पहचान लिया था। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने वही शादी की जहाँ मैं चाहती थी। डॉक्टरनी, अब तुम मेरी बहू बन गई। अब तुम मुझ पे अपना रौब नहीं जमा पाओगी, अब मैं तुम पर अपना रौब जमाऊंगी। अब तुम मुझे कुछ मना नहीं कर पाओगी, ये मत खाइए, वो मत खाइए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। अब मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। हाँ माँ जी, बिल्कुल आप मेरी सास है, पर ये भी मत भूलिएगा कि आपकी बहू ना डॉक्टरनी है, डॉक्टरनी। और एक डॉक्टरनी के लिए ना उसके परिवार की सेहत सबसे पहले आती है। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आपको ढील दे दूंगी, ये बात जानकर कि आप मेरी सास हो और हमारी शादी आपने करवाई है। बस ये समझ लीजिएगा माँ जी कि अब मैं इस घर में आ गई हूँ। अब तो मैं आप पर और पैनी नजर रखूंगी, आपके खाने पीने पर। चल ठीक है, ये मेरा गलत फैसला ही सही, पर तू ना इस घर में बहू बनकर आई, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। तूने मेरे कहने पर और मेरे बेटे ने मेरे कहने पर तुम दोनों ने शादी कर ली। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और दूसरी कोई नहीं हो सकती। आधी स्वस्थ तो मैं तेरे इस घर में आने की वजह से ही हो गई आकृति। बाकी का देखा जाएगा। अब तो पूरी उम्र तुझे मेरा ध्यान रखना है और मुझे तेरा। तुम दोनों हमेशा सुखी रहो, तुम्हारा परिवार बना रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो और प्यार से रहो। यही मेरी अम्बे मैया से दुआ है तुम दोनों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों। डैड, कब तक आप मुझसे नाराज रहेंगे? मानता हूँ मैंने आपके मन से शादी नहीं की, पर आप मेरे बगैर ऐसे कैसे रह सकते हैं डैड? मैं आज भी आपका बेटा हूँ डैड, आप तो जानते हैं ना मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकता। प्लीज डैड, समझने की कोशिश करिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता डैड, प्लीज। तो क्या करता? हाँ, तो क्या करता? उस कूड़ा करकट सड़क की भिखारन को अपने घर की बहू मान लेता? तूने बेवकूफी ही ऐसी की थी। जो मैंने इन 8 महीनों में तेरी शकल नहीं देखी ना, उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी,
तेरी बेवकूफी। गधे, अगर तुझे शादी करनी ही थी तो किसी मंदिर में कर लेता ना। शादी करके मंदिर में ले जाकर उसके बाद उसे छोड़ देता, दिक्कत नहीं थी कोई। मंदिर में की हुई शादी को इतनी ज्यादा मान्यता ना मिल पाती, बस उस शादी का कोई सबूत ना होता। तूने तो कोर्ट मैरिज करके हमारे हाथ पांव ही काट दिए ना, तो मैं और क्या करता। बेवकूफ गधे कहीं के। अगर वो लड़की तुझे इतनी ही पसंद थी ना तो मंदिर में शादी का दिखावा कर लेता, रह लेता उसके साथ, उसके बाद उसे छोड़ देता। सर पर रखने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ, अरे अगर दोना पत्तल से खाना खाते हैं तो क्या जूठे पत्तल को जेब में रखकर घूमते हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया था, तुझे पता नहीं चला कि तू बंसल का बेटा है? हाँ, ऐसी हरकत करते हुए तुझे जरा सा भी अंदाजा था कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? आई एम सॉरी डैड, गलती हो गई मुझसे, पर अब क्या? प्लीज अब तो हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके बगैर मैं नहीं रह सकता डैड, प्लीज समझने की कोशिश करिए। मैं आपका ही बेटा हूँ डैड, आपका अपना खून हूँ। आप मुझसे कितना प्यार करते थे डैड, और आज आज आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। डैड प्लीज मुझे ऐसे मत ठुकराइए। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट मैरिज करके तूने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। वो लड़की अब तुझे कहीं नहीं छोड़ेगी। जहां भी तू चाहेगा वहां वो तेरी बीवी बनकर तेरे पीछे पीछे लगी रहेगी। मैं अपने इतने बड़े बिजनेस, इतने बड़े परिवार खानदान में जाकर समाज में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? उस भिखारन को क्या कहकर उसका परिचय करवाऊंगा सबसे कि ये अनाथ, अपने घर को छोड़कर भागी हुई लड़की ये मेरे बेटे की बीवी है? तूने सोचा भी है क्या पहचान क्या है उस लड़की की? हाँ, अपना घर बार छोड़कर तेरे साथ भाग गई। कोई कोई अच्छी लड़की है क्या वो? हाँ, दुनियादारी में उसकी पहचान करवाऊं और अपनी बेइज्जती करवाऊं मैं? देख, मेरा तेरा ना कोई वास्ता नहीं है। तूने जो हरकत की है ना वो माफी के काबिल नहीं है। भैया प्लीज आप डैड को समझाओ ना, गलती हो गई मुझसे, मैंने इतना सोचा ही नहीं था। उसने मुझसे कहा कि शादी करनी है, बस मैंने भी जोश जोश में आकर शादी कर ली। आई एम सो सॉरी। प्लीज प्लीज भैया समझाओ ना डैड को। डैड, मुझे लगता है राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये अब अपनी भूल सुधारना चाहता है। आप भी टेंशन मत लीजिए डैड, मेरी पहुंच बहुत ऊंचाई तक है और इसे ना चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसने गलती तो बहुत बड़ी की थी कि शायद हम कुछ भी ना कर पाते, लेकिन अभी कल ही मैंने अपने एक दोस्त से बात की है और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो शादी की रजिस्ट्री, कागजात सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो कहीं कोई फोटोग्राफ्स है और ना ही कहीं कोई ऐसा सबूत है कि वो लड़की अपने आप को इसकी बीवी साबित कर पाएगी। कोर्ट मैरिज जो उसने कराई है ना, वो रजिस्ट्री, वो कागजात सब खत्म। बस तू एक काम करना, अभी घर चले जाना और उस कोर्ट मैरिज की रजिस्ट्री की कॉपी जो उस लड़की ने रखी होगी अपने पास, उसे भी उससे छीन लेना। बस इस शादी का अब कोई सबूत नहीं रहेगा। डैड, अब प्लीज आप भी इसे माफ कर दीजिए। अब ये उस लड़की को छोड़कर हमारे साथ चलने को तैयार है। वैसे भी 8-9 महीने ये उसके साथ रह ही चुका है। अब इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, है ना राहुल? यस डैड, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं उस शादी की रजिस्ट्री का लास्ट पेपर जो उसके पास है ना वो भी उससे छीन लाऊंगा। प्लीज डैड, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। मैं उसे छोड़कर आप लोगों के पास आने को तैयार हूँ। डैड प्लीज प्लीज। चल ठीक है, फिर उस रजिस्ट्री का पेपर लेकर तू अपने बंसल हाउस में आ सकता है। अब तेरा उस घर में स्वागत है, पर उस लड़की के साथ नहीं, उसके बगैर। हमेशा याद रखना, वो कूड़ा करकट जब भी तेरे हाथों से चिपकी ना तो उसी दिन तू बंसल परिवार से भी अलग हो जाएगा, समझा? थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच भैया। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, वो लड़की अब मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। मैं उसे छोड़ रहा हूँ और वो ना मेरा कहीं पीछा नहीं कर पाएगी। थैंक यू सो मच। मैं बस बंसल हाउस आ ही रहा हूँ डैड। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। प्लीज मत मारिए मुझे। आखिर आपको मेरे मेरे बक्से से ऐसा क्या काम है? आपको मेरे बक्से की चाबी क्यों चाहिए? पैसे तो मैं आपको वैसे ही दे देती हूँ। फिर प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। समझने की कोशिश करिए प्लीज। अब तो मुझ पर हाथ उठाना बंद कर दीजिए। तेरा जो कुछ भी है ना सब मेरा है, और अभी क्या, मैं तुझे पूरी जिंदगी मार सकता हूँ, समझी तू? चुपचाप से शांति से मुझे बक्से की चाबी दे दे, वरना अभी तेरी हड्डी पसली मैं एक कर दूंगा, समझी तू? प्लीज समझने की कोशिश करिए। अब मुझे मत मारिए आप। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी, वहाँ मेरा चेकअप हुआ और पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। प्लीज प्लीज आप मुझे मत मारा करिए। आपका मारना मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। समझने की कोशिश करिए, अब तो सुधर जाइए आप। क्या क्या कहा तूने? तू माँ बनने वाली है और मैं पिता? करम चली नासपीटी, कहाँ अपना मुंह काला करा कर आई है? हाँ, किसका पाप है जो मेरे सर पर मर रही है? तेरा दिमाग खराब हुआ है? हाँ, बंसल खानदान का वारिस पल रहा है तेरी कोख में।
करमचली नासपीटी, जरूर जरूर अपने बॉस या रास्ते में जिनको ये जुल्फे दिखाती है ना, उन्हीं के पाप का नतीजा होगा ये। नाम मेरा लगा रही है, मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कितनी गिरी हुई और नीच और चरित्रहीन औरत है। न जाने ही किसके किसके साथ तूने रातें बिताई होगी और अपने इस बाप को मेरा नाम दे रही है। करमचली, मैं ना इस बच्चे को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तू आज के आज मैं तुझे छोड़ता हूँ, समझी तू? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। ये हमारा ही बच्चा है। आप मुझ पर इतने घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप तो अच्छे से जानते हैं मैं ऑफिस से सीधा घर, घर से सीधा ऑफिस। ऑफिस में भी आपने कितनी बार जाकर मुझे काम करते हुए देखा है, फिर भी मेरे ऊपर इतनी शंका क्यों? और अब हमारे इस होने वाले बच्चे के लिए, अरे मेरे साथ तो जो किया किया आपने, कम से कम अपने बच्चे को तो एक्सेप्ट करिए। उसके साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? दुनिया में हर माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होती है कि वो माँ बाप बनने वाले हैं, और आप मुझ पर शंका कर रहे हैं। हाँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए। अब मुझे ज्यादा तकलीफ, ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। आप बाप बनने वाले हैं, यही सच्चाई है। मेरी कोख में पल रहा बच्चा आपका है, यही सच है। ये क्या किया आपने? मेरा बच्चा था ना, मेरा बच्चा था ना, मार दिया इसे। अपनी पाप की गठरी को मेरे सर पर लाद रही थी। बड़ी आई है, मुझे क्या पता नहीं होगा कि मेरा बच्चा नहीं है वो? बड़ी आई है, मैं ना सब अच्छे से जानता हूँ तेरे बारे में, चरित्रहीन कही की। आज से ना इस बच्चे के साथ ही तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। हम दोनों आज से एक दूसरे के लिए अजनबी है, समझी तू? तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, समझी? जा रहा हूँ, उस बक्से का ताला तोड़ ही देता हूँ। तोड़कर वो आखिरी रजिस्ट्री का पेपर भी निकाल ले जाता हूँ। अब तू साबित कर कि मैंने तुझसे शादी की थी, और साबित कर कि ये होने वाला बच्चा मेरा था, क्योंकि ये बच्चा तो अब रह ही नहीं गया। अब भुगत तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। तेरी वजह से इन 8-9 महीनों में मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, और अब मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल करने जा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, तुम्हारे बच्चे को तो हम नहीं बचा सके, पर चलो भगवान की कृपा से तुम्हारी जान तो बच गई। पर तुम मुझे एक बात बताओ, ये सब आखिर हुआ कैसे? तुम अकेले हॉस्पिटल आई थी, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? और ये सब कुछ किसने किया? किसने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई कि ऐसा हो गया? अभी तो शुरुआती स्टेज थी, तुम्हें और ध्यान रखना चाहिए था। और ये सब डॉक्टर, मैं गिर गई थी। मुझे किसी ने नहीं मारा। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मुझे अकेले हॉस्पिटल आना पड़ा। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। देखो, अगर कोई ऐसी बात है ना तो प्लीज तुम मुझसे छिपाओ नहीं, तुम मुझे सच सब बता सकती हो। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी उस आदमी के खिलाफ या उस औरत के खिलाफ। अब तुम्हारा पति था या सास थी, बताओ मुझे। मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चली गई, इस बात की सजा ना उन्हें मिलनी चाहिए। बताओ मुझे सच्चाई क्या थी, किसने मारा था तुम्हें? क्योंकि इतना तो मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी चोट को देखकर समझ ना सकूं कि ये गिरने से लगने वाली चोट है या मार खाने से। तुम्हारे पूरे शरीर भर पर निशान है। तुम्हारा पति है ना जो तुम्हें मारता पीटता है? हाँ, ये तुम्हारी सास बताती क्यों नहीं? सच्चाई क्या है? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। आकृति, आज तो हमें डिनर डेट पर चलना था ना, फिर तुम यहाँ हॉस्पिटल में? आई एम सो सॉरी प्रदीप जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज तो मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ली थी, पर एक इमरजेंसी केस आ गया। नर्स ने मुझे फोन किया, इनकी जान बचाना जरूरी था। इन्हीं का केस था। वो क्या कहते हैं, चोट खाने की वजह से एबॉर्शन हो गया था, और इनका कोई था भी नहीं। ये अकेले ही अपने आप को उठाकर किसी तरह उठाती हुई लेकर हॉस्पिटल तक आई है। तो इसलिए बस मुझे अपनी छुट्टी कैंसिल करके आना पड़ा इसकी दवाई करने। आप तो जानते हैं ना, मेरे लिए सबसे बड़ी ड्यूटी मेरा हॉस्पिटल ही है। जिंदगी में मैं किसी की बीवी, किसी की बहू होने से पहले ना एक डॉक्टर हूँ, और जान बचाना तो मेरा धर्म है। चलिए ठीक है, आप केबिन में वेट करिए, तब तक मैं जरा 2-4 मरीजों को और देख लेती हूँ। जरा हॉस्पिटल का मैं एक बार मुआयना कर लेती हूँ, सारे मरीजों से मिल लेती हूँ, फिर शाम में हम डिनर डेट में चलते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, ठीक रहेगा। रुक जाओ प्रदीप, मुझसे क्या मेरा हाल भी नहीं पूछोगे? शादी कर ली तुमने, बीवी वाले हो गए, बच्चे भी हो गए होंगे ना? हाँ नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं। अभी अभी हमारी शादी हुई है। अभी शादी को सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ है। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे, और वो भी इस हालत में? राहुल कहाँ पर है? वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता? हाँ, और ये एबॉर्शन, ये सब क्या झमेला है? प्रदीप,
जरा मेरे पास आओगे प्लीज? हाँ, बोलो। प्रदीप, प्लीज प्रदीप, मुझे हो सके तो माफ कर देना। राहुल से शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। आज बहुत समय बाद मुझे किसी का कंधा मिल रहा है जिसके कंधे पर सर रखकर रो सकती हूँ। प्रदीप, राहुल अच्छा इंसान नहीं था। उसके मारने की वजह से मेरा अबॉर्शन हुआ है। वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चला गया। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। शादी के 8 महीने बाद ही उसने मेरे साथ ऐसा किया। प्रदीप, तुम बहुत अच्छे इंसान थे। काश मैंने उस समय राहुल को छोड़कर तुम्हें चुना होता। देखो, तुम आराम करो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। और जो हो गया सो हो गया। जिंदगी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। लौटकर बीते फैसलों के बारे में सोचने से क्या फायदा। मैंने राहुल को ऐसा नहीं जाना था कि वो तुम्हारे साथ इतना गलत करेगा। उसने बहुत ही गलत किया है। नहीं प्रदीप, मैं अपने फैसले पर पछता रही हूँ। काश मैंने उस समय तुम्हारे प्यार को समझा होता। मैं जानती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं जानती थी कि तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो, पर फिर भी मैंने राहुल को चुना। गलती मेरी थी। मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई और अपनी जिंदगी में आज मैं जो कुछ भी भुगत रही हूँ ना, मेरे गलत फैसलों का ही नतीजा है। प्रदीप, तुम बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हें खोकर ना मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ खो दिया। अब तो कोई ठिकाना भी नहीं है मेरा। न जाने ही क्यों अपनी जान बचाने के लिए मैं इस हॉस्पिटल में आई। मुझे तो कहीं कुआं नदी नाला में कूदकर मर जाना चाहिए था। मेरे पास तो अब दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। वैसे भी राहुल मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। तुम भी शादी कर चुके हो। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी? मेरे पास ना तो कोई ठिकाना है, ना ही रुपया पैसा। मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। मुझे तो सीधा मौत को ही गले लगा लेना चाहिए था। न जाने ही क्यों अपने आप को बचाने के लिए मैं इस हॉस्पिटल तक आई। शायद अपनी आखिरी उम्मीद तुमसे मिलना चाहती थी। भगवान ने वो उम्मीद भी पूरी कर दी। प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम मरने की बातें क्यों कर रही हो? अरे, मानता हूँ कि जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया, पर कोई बात नहीं। जिंदगी अगर किसी को धोखा दे तो उसका ये मतलब थोड़े ना है कि हम जीना छोड़ देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रहने की कहीं व्यवस्था करवा दूंगा। तुम वहां पर आराम से रहना, ठीक है? और धीरे धीरे जब तुम ठीक हो जाओ तो तुम अपना किराए का घर, अपनी नौकरी सब देख लेना। अरे, एक इंसान अगर तुम्हें छोड़ गया तो क्या उसके पीछे तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दोगी? हाँ, मौत को गले लगा लोगी? वो तो अपनी जिंदगी आराम से जिएगा, पर अपने आप को सोचो, इतने मुश्किल से इंसान का जन्म पाता है। तुम्हें तो चाहिए कि तुम अच्छे कामों में अपनी जिंदगी बिताओ, ना कि एक इंसान के पीछे रोकर अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दो। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो प्रतिमा। मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, आज तक तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी, पर प्लीज अब तो मान जाओ। प्रदीप, थैंक यू सो मच। तुम मेरी मदद करना चाह रहे हो, पर अगर ये बात आकृति को पता चली ना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरी हेल्प करने की। तुम मुझे ऐसे ही रहने दो। जहाँ जो जिंदगी जिस कदम जिस ओर ले जाएगी ना, चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरा ख्याल करने की, क्योंकि जब तुम मेरा ख्याल करते थे ना, वो वक्त गुजर चुका है। उस समय एक गलत फैसले ने मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। तुम उसकी चिंता मत करो, आकृति को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे में भी मैं तुम्हारे सिर्फ रहने की ही तो व्यवस्था करवा रहा हूँ। एक बार तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम छोड़ देना मेरा घर। जो घर मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, रहने के लिए, वो जगह छोड़ देना। अपना कहीं किराए के घर में रह लेना। अपना कमाना खाना, अपनी जिंदगी शान से जीना। किसी एक इंसान के पीछे मरने से ना कोई फायदा नहीं है, समझी तुम? अभी फिलहाल मैं चलता हूँ। आकृति हॉस्पिटल का दौरा करके बस अपने केबिन में आती ही होगी। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे रहने की कहीं व्यवस्था करके तुम्हें बता दूंगा। प्रदीप, तुम कितने अच्छे हो। आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो प्यार जिंदा है जो वर्षों पहले हुआ करता था। मैं ये अच्छे से जानती हूँ आकृति तुम्हारी बीवी है, पर उससे ज्यादा प्यार का रिश्ता ना मेरा और तुम्हारा है। तुम मुझे आज भी उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे। प्रदीप, तो काश मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट सकती। काश उस पर मैंने राहुल को छोड़कर तुम्हें चुन लिया होता। काश ऐसा किया होता मैंने। काश